गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है, अभी तक हमने जो केमिस्ट्री की बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं मतलब, और अब भी हैं तो बेसिक्स ही, लेकिन अब आपके पास आएंगी कि जो आपके पास होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स या मिक्सचर वो बनते तो हैं, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिए बनते हैं, लेकिन अब वो आपके पास क्या आएगा कि वो किसी न किसी लॉ को जो है फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है, लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि वो किसी न किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में या मल्टीपल प्रोपोर्शन में या कंबाइनिंग वैल्यू में या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में या कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारे के सारे वो रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मीन्स क्या है कि अगर कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइन हो रहा है तो वो अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइंड हो रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा जो है डेफिनेट जो है मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर कोई भी अगर बना रहा है तो वो क्या करेगा कि किसी न किसी, ये जो लॉ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 लॉ हैं, सॉरी 5 हैं, इन 5 लॉ में से किसी न किसी को वो फॉलो करेगा। जैसे हम बहुत सारे फार्मूलेज देखते हैं, फार्मूलाज के अंदर आपने देखा था कि किसी का फार्मूला कुछ है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन सारे के सारे लॉज को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड वन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ वन इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड लास्ट वन इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, या फिर हम उसको बोलते हैं, इसका नाम दे दिया स्पेशल, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कि आपके पास क्या है, गे-लुसाक लॉ है किसका, गैसियस वॉल्यूम्स का। ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि आपके पास ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये आपके पास किस चीज़ को बताएगा, क्या हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये आपके पास 9th क्लास में आ जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है। सिंपल सी बात है, इसको देखने से ही हमें डेफिनेशन इसकी पूरी यहाँ से क्लियर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या रहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये आपके पास सिंपल सी लैंग्वेज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जैसे आपने इसमें पढ़े होंगे, और भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी स्टोर्ड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। काइनेटिक एनर्जी हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन हम उसको ना तो बना सकते ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो सेम आपके पास ये यहाँ पे कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखें ना, तो वो आपको क्या बताएगा कि जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक टोटल मास जो होता है ना रिएक्टेंट का, इज इक्वल टू द दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। मीन्स क्या है कि जितना आपके पास रिएक्टेंट की साइड मास है उतना ही आपका प्रोडक्ट की साइड भी उतना ही मास जो है वो रहेगा। तो अभी मैंने बताया कि आपके पास क्या आया कि टोटल मास जितना रिएक्टेंट का है उतना ही अगर आपके पास प्रोडक्ट का आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो जो आपके पास कंपाउंड है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्योंकि जितना अगर हम ये मान के चलें 10 ग्राम आपके पास रिएक्टेंट था और हमने प्रोडक्ट को वेट किया, वो भी आपके पास 10 ग्राम आया, तो इसका मतलब 10 ग्राम यहाँ था, 10 ग्राम यहाँ, लेकिन स्टेट चेंज होगी। जिससे हम एग्जांपल लिखते हैं, व्हेन मैटर अंडरगोज ए फिजिकल चेंज। कोई भी आइस है, हमने एक कटोरा आइस ले ली और उसको वाटर के अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो वो उसका जितना वेट पहले था उतना ही वेट एज इट इज़ रहेगा, वो उतना ही मिलीलीटर या लीटर जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, उसके जो वेट, वॉल्यूम वो जो है वो चेंज नहीं होएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि इसके अंदर जो है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके ये तो आपके पास था कि फिजिकल चेंज के अंदर जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, इसको वाटर के अंदर चेंज करेंगे, आपके पास क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अभी आपके पास है कि अगर कोई भी केमिकल चेंज के अंदर जाता, आपने 10th क्लास में ये रिएक्शन मैंने आपको खुद को करवाई थी कि AgNO3 के सॉल्यूशन के अंदर जब हम NaCl डालेंगे तो आपके पास AgCl के PPT बनेंगे और NaNO3 क्या बनेगा, जो है एक्वस बनेगा। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जितना वेट है, यहाँ पे जितना वेट है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो इतना ही अगर रहता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, हम इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसका अमाउंट देखते हैं, इसका अमाउंट देखते हैं, इसका और इसका, अगर हम इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रही है आपके पास है, ये आपके पास क्या है, जो उसका वेट है वो अनचेंज्ड है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये देखो, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जितनी अमाउंट हमने ली थी उतनी हमें मिल गई, तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा। अब जैसे मैं आपके पास और कहूँ कि आपके पास यहाँ से आ गया डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया, ध्यान से देखें आपके पास यहाँ कितना था 100 ग्राम, हमने इसको क्या कर दिया, डीकम्पोज कर दिया मरकरी और ऑक्सीजन के अंदर। ये क्या आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास क्या है, गैस है, लेकिन अमाउंट तो कुछ ना कुछ इसकी भी होगी। अब ये कहोगे मैडम O2 तो ऊपर जाके उड़ जाएगी, लेकिन अगर हम उसको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वेट तो बिल्कुल उसका भी होएगा। देखो यहाँ से 7.4 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी वेट है, इसका भी वेट है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम, और यहाँ पे कितना है 100 ग्राम, मीन्स कि कोई भी रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, देन वी कैन से दैट दिस रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। ध्यान से देखें, अभी मैंने आपके यहाँ पे करवाया था